दोस्तों नमस्कार। जिस प्रकार का फिल्मी अंदाज आज सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में चेन्नई में दिखा, राहुल गांधी की जिस प्रकार वहां पर धमक देखी गई, उस धमक का असर दिल्ली तक सुनाई दे रहा है। और दिल्ली तक जब धमक का असर सुनाई दे रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर जिस प्रकार राहुल गांधी को लेकर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो धमक सिर्फ दक्षिण भारत और वो चिंता सिर्फ दक्षिण भारत की नहीं है। वो चिंता दरअसल कहीं और है। और उस चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस तरह से लखनऊ से लेकर कोलकाता तक और पटना से लेकर मुंबई तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सत्ता कायम की है, उस सत्ता के आश्रय 2029 में नरेंद्र मोदी को अपनी सत्ता बचाने की या बरकरार रखने की जो उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर चेन्नई से ही पानी फिरता हुआ नहीं दिख रहा है। चेन्नई ने तो दरअसल एक ट्रेलर दिखाया है। और वो ट्रेलर कैसा? सियासत के अंदर गठबंधन भी अपना, विपक्ष भी अपनी। यानी जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी जनादेश या ज्ञानादेश के रास्ते चुनने की कोशिश कर रही थी, उसी फॉर्मूले को बिल्कुल सधे हुए अंदाज में एकदम नए तरीके से राहुल गांधी ने चेन्नई से जिस फॉर्मूले को गढ़ा है कि कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष शासन राष्ट्रपति शासन के माध्यम से घुसने नहीं देंगे। पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा। हर तरह से पैकअप करने की जो कोशिशें हैं, वो दक्षिण भारत में सिर्फ चंद्रबाबू नायडू के लिए चिंता का विषय नहीं है। नायडू तो कभी भी पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे पाला बदलने लायक हैसियत में भी अब रह नहीं गए हैं। लेकिन सियासत के अंदर जनता की हैसियत जिस प्रकार से जनादेश को प्रभावित करने की होती है, वो हैसियत 4 बड़े राज्यों पर आकर केंद्रित होती हुई दिखाई दे रही है। असल चुनौती मोदी शाह की जोड़ी के लिए वहां है। और किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2014 और 19 में पूर्ण बहुमत के बावजूद उस पूर्ण बहुमत को पूर्ण आधिपत्य के रूप में दिखा नहीं पाए थे। आज जब वो पूर्ण आधिपत्य का सपना साकार होने की परिस्थितियां लेकर आया है, उस दौर में सत्ता की चिंता वापस 2014 की परिस्थितियों के लिए क्यों होने लगी है? आज चर्चा हम 4 राज्यों की कर रहे हैं, जिन 4 राज्यों के आश्रय नरेंद्र मोदी की सत्ता ने उम्मीद पाल रखी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दिल्ली में सिस्टम और सत्ता का घालमेल और बड़े राज्यों के खेल के आश्रय हम ही टिके रहेंगे। उस हम वाली परिस्थितियों को राहुल गांधी ने यदि एक झटके में तोड़ दिया, तो दक्षिण भारत ने इतना मजबूत किला तो जरूर बना दिया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वापस 2004 से 14 के बीच में जो जनादेश फील गुड और इंडिया साइनिंग के सहारे आया था, उस इंडिया साइनिंग की बिसात 2029 में देखने को भी मिल सकती है। मैं जिन 4 राज्यों का जिक्र कर रहा हूं, न तो वो दक्षिण के राज्य हैं, न ही वो गुजरात है, और न ही वो हेमंता बिस्व शर्मा का इलाका है, और न ही वो इलाका है जहां ईडी के सहारे अब सत्ता परिवर्तन की बिसात चंडीगढ़ में बिछाई जाती हुई दिखाई दे रही है। वो 4 राज्य वो हैं जहां 40 या 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। और इन 4 राज्यों में कुल जमा 210 लोकसभा सीटें हैं। और इन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का अंक गणित यही है कि 210 में खराब हालत में भी 150 सीटें 2029 में जीतनी है, ताकि बचे हुए भारत से यदि 100 सीटें भी आ जाए, तो दिल्ली में अपनी सत्ता बदस्तूर जारी रहे। लेकिन क्या यही 4 राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू भी बन सकते हैं? आइए देखते हैं वो 4 राज्य कौन है और कैसे इन 4 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से जो हसरत पाली हुई थी, वो हसरत पूरा होने के बावजूद बीजेपी के लिए सर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसी स्थितियां क्यों बन रही है। ये 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जी हां, योगी आदित्यनाथ के सहारे चुनावी हिंदुत्व में डूबा हुआ प्रदेश। नीतीश कुमार से हासिल किया गया प्रदेश बिहार। तीसरा राज्य है ममता बनर्जी को वोटर लिस्ट से नाम काटकर जिस प्रकार से जनादेश को अपने पक्ष में किया गया, वो राज्य बंगाल। और चौथा राज्य है महाराष्ट्र, समाज सुधार के आंदोलनों की धरती और इस देश का आर्थिक इंजन कहा जाने वाला राज्य। इन 4 राज्यों में कुल जमा 210 सीटें हैं। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, 40 सीटें बिहार में, 42 सीटें बंगाल में और 48 सीटें महाराष्ट्र में। इन 210 सीटों के प्रदर्शन पर यदि आप नजर डालें,
भाजपा में खासकर एनडीए के गठबंधन सहयोगियों की बातों को छोड़ भी दे, सिर्फ भाजपा द्वारा जीती गई सीटों के को जोड़ करके आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि सत्ता के खेल में ये चार राज्य कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और 2029 में राहुल गांधी को असली चक्रव्यूह अभिमन्यु की तरह जो तोड़ने की जरूरत है वो इन्हीं चार राज्यों में है। और यहीं से जो खेल दिखाई देगा वो खेल गुजरात लॉबी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। जरा प्रदर्शन को देख लेते हैं कि पिछले 5 लोकसभा चुनाव में इन चार राज्यों में क्या स्थिति बनी है। 2004 में फील गुड और इंडिया साइनिंग का दौर था और इन चार राज्यों की 210 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास कितनी सीटें आई थी? महज 28 सीटें। जी हां, 13 सीटें महाराष्ट्र से, 10 सीटें उत्तर प्रदेश से, 5 सीटें बिहार से और बंगाल से तो खाता नहीं खुला था। तो जिस प्रकार से 28 सीटें 210 में आई थी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता नहीं मिली थी, अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता से रुखसत होना पड़ा था और लाल कृष्ण आडवाणी को अपनी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा के लिए विराम देना पड़ गया था। उसी हार ने लाल कृष्ण आडवाणी को जिन्ना की मजार तक पहुंचाने का काम किया था, जिन्ना का प्रशस्ति गान करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन जरा 2009 की परिस्थितियों पर भी नजर डाल लीजिए। 2009 की जो परिस्थितियां हैं वहां भी 4 सीटों का ही इजाफा हुआ। इन चार राज्यों की 210 सीटों में से महज 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। सत्ता फिर नहीं मिली। लेकिन सत्ता का ऊंट जब करवट लेता है तो किस प्रकार से लेता है, जरा 2014 को देख लीजिए। 14 में 210 में से 118 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 23 महाराष्ट्र में, 71 उत्तर प्रदेश में, 22 बिहार में और 2 बंगाल में, 118 सीटें। और 2019 की बात यदि हम करें, जब पुलवामा और बालाकोट के नाम पर लोकसभा चुनाव को जीतने की कोशिश की गई, उस दौर में आंकड़ा 2 सीट और बढ़ जाता है और यह आंकड़ा पहुंचता है 220 सीटों तक, 120 सीटों तक। 210 में 120 सीटें। और बात यदि 2024 की करें, तब 2024 में मोदी के हाथ से जो सत्ता जाते जाते बची, यूं कहें कि नानी फैक्टर, नायडू नीतीश फैक्टर ने नरेंद्र मोदी को सत्ता बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जहां 54 सीटें गंवा दी और 120 से घटकर 66 पर आ गई। 33 सीटें यूपी में, 9 सीटें महाराष्ट्र में, 12 बंगाल में और 12 बिहार में। 66 सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा। आज की तारीख में कोई भी विपक्षी गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से हटाना चाहता है तो उसकी सबसे बड़ी और पहली शर्त यही है कि यहां भारतीय जनता पार्टी को 50 से नीचे सीटों पर समेटे। 4 राज्यों में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सत्ता सुख भोगा नहीं था। बिहार में स्टेफनी की भूमिका से आगे उसने कभी हसरत पाली नहीं थी। दोनों जगह बीजेपी के हाथ में अब सत्ता है। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त के बाद सत्ता आई और सत्ता को 10 साल पूरे होने को है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो 2014 के चतुष्कोणीय मुकाबले में 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो चुनावी स्पेस बनाया, उस चुनावी स्पेस को राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामों के बीच 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के कंधे की सवारी कर बरकरार रखा और फिर उस कंधे को वैसे ही झटक दिया जैसे अभी 1 महीने पहले नीतीश कुमार के कंधे को झटकने का काम किया गया। सवाल यह है कि क्या सत्ता का रास्ता इन्हीं 4 राज्यों से होकर जाता है? बिल्कुल। अगर इन 4 राज्यों में कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी विपक्षी गठबंधन यदि भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाता है तो तय मानिए कि जनता के बीच में वो किसी भी तरह से ये कहने की हालत में नहीं है कि वो मोदी की सत्ता को पलट देगा। सत्ता की चाबी अब गुजरात लॉबी या गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नहीं, बल्कि उस भूमिका को छोटा करते हुए सत्ता की लॉबी, सत्ता का खेल और सत्ता का गणित पूरी तरह से इन 4 राज्यों के पास आ गया है। दक्षिण भारत में जिस तरह से लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे को लेकर के मुद्दा बना, जिस तरह से हिंदी भाषा को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए और जिस तरह से दक्षिण को अपने हितों पर कुठाराघात होता हुआ दिखाई देने लगा, उसने नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी गुजरात लॉबी और आरएसएस तक को इतना चिंतित तो जरूर कर दिया है कि कर्नाटक जाकर भी नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी याद आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए कितने मददगार हैं?
अभी 10 महीने बाद वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं, 9 महीने बाद होने हैं। और इन सब के बीच बाकी जो तीनों राज्य हैं, उन तीनों राज्यों में 2029 के लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होने। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अग्नि परीक्षा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी कितना संविधान बचा पाती है, कितना संविधान बचाव के नैरेटिव को धार दे पाती है, कितना छात्रों के और पीसीएस के, पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा पाती है, और कितना इस पूरे खेल को, जो चुनावी हिंदुत्व वाला खेल है, जिसे एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में खड़ा करके जिस तरह से जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए संस्थाओं और अल्पसंख्यक समुदायों के वोट बैंक के बीच में जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, उन संतुलन के आश्रय जो सत्ता बनाने की कवायद है, उस सत्ता बनाने की कवायद का क्लाइमेक्स 2029 में इन्हीं 4 राज्यों से होकर निकल रहा है। सवाल यह है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का गठबंधन कितना सीमेंटेड होता है। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कितना तालमेल बिना बनाकर चुनाव लड़ती है। सवाल यह है कि घायल शेरनी की तरह दिख रही ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की अहमियत को राहुल गांधी के नेतृत्व तले कितनी मजबूती से जनता के बीच में लेकर जा पाती है। मुद्दा सिर्फ चुनावी खेल का नहीं है, मुद्दा सिर्फ ट्रिब्यूनल का नहीं है, मुद्दा सिर्फ वोट बैंक का नहीं है, और मुद्दा सिर्फ इस देश के अंदर चुनावी हिंदुत्व के आश्रय तमाम मुद्दों को दरकिनार करने का नहीं है। मुद्दा इस देश के अंदर सोसाइटी को, अर्थव्यवस्था को चलायमान रखने वाले मिडिल क्लास के अस्तित्व का है कि क्या वो मध्यम वर्ग चुनावी हिंदुत्व की आंधी में उड़ाया जा चुका है, और क्या उस मध्यम वर्ग की अहमियत दाता और पाता के नाम पर बढ़ चुके समाज के बीच में 5 किलो राशन वाले उस सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है, जिस सिस्टम के आश्रय गुजरात लॉबी ने पूरे देश की सत्ता को ऐसे अपने कब्जे में कर रखा है, जहां से राहुल गांधी इल्जाम तो लगाते हैं, सॉल्यूशन दे पाने की स्थिति तक उनकी कांग्रेस पार्टी से लेकर नहीं जा पाती। अखिलेश यादव चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में जो सफलता लेकर आए, विधानसभा चुनाव में लेकर आएंगे, इस पर सवालिया निशान अभी से लगना शुरू हो गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल का खेल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? कौन पश्चिम बंगाल के खेल को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नाम दे सकता है? ये सवाल अब इस देश में उपहास से जुड़ा हुआ सवाल, हंसी मजाक का सवाल नहीं, बल्कि लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण पहलू से जुड़ा हुआ सवाल बन गया है कि क्या वोटर लिस्ट से नाम काटना और पैरामिलिट्री के सहारे इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए और उस प्रभावित इलेक्शन को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का नाम देकर क्या वाकई जनादेश के मामले में परसेप्शन अब उस लेवल पर बनाया जाएगा जिस लेवल पर तमाम संवैधानिक संस्थाएं ताक पर रख दी जाएंगी? न्यायपालिका के अंदर से भी इसी तरह का ऑब्जर्वेशन सामने आएगा कि इस बार नहीं तो अगली बार ये लोग वोट डाल लेंगे। सिस्टम और सत्ता के घालमेल का सॉल्यूशन भी इन्हीं 4 राज्यों से आना है, और इन्हीं 4 राज्यों में जो बुनियाद पड़ी हुई है, उसी बुनियाद में चुनावी हिंदुत्व जिस तेजी से घुसता हुआ नजर आ रहा है, उस तेजी से घुसते हुए चुनावी हिंदुत्व के बीच किसान का मुद्दा महाराष्ट्र के विदर्भ से मराठवाड़ा तक बहुत तेजी से सर उठा रहा है। नौजवान और स्टूडेंट्स का मुद्दा लखनऊ से पटना तक लाठियां खाते छात्रों के बीच और लोक सेवा आयोग की गतिविधियों को लेकर इलाहाबाद से, यानी प्रयागराज से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली तक परेशान होने वाले छात्र छात्राओं के बीच एक नए मुद्दे के रूप में उभरता जा रहा है। एक जमाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे, अखिलेश यादव पर लांछन लगाते हुए कहते थे, अखिलेश जी आपका काम बोलता है या कारनामा बोलता है? आज की तारीख में सत्ता और सिस्टम का कारनामा बोलता है या काम बोलता है, ये लखनऊ से लेकर पटना और कोलकाता तक अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। मुंबई से पहले ही देख चुकी है, विदर्भ से काफी पहले से देख भी रहा है और झेल भी रहा है। सत्ता किसी की भी रहे, आम जनता की मुफलिसी और गरीबी दूर होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आम जनता चुनावी हिंदुत्व के नशे में कैसे चूर रहे, इसकी की पूरी बिसात जहां से बिछाई जा रही है, वो बिसात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत में राज्य स्तर पर सत्ता आएगी या जाएगी,
वहां विशेष मायने नहीं रखती। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों की जो स्थिति विकास के नाम पर बनाई जा रही है, उस खेल के पीछे जो ताकत दी जा रही है, वो ताकत उत्तराखंड के 5 सांसदों के बूते नहीं दी जा रही, बल्कि जहां से 150, 200 या 250 सांसद सत्ता पक्ष को जिता कर दिए जा रहे हैं, वहां से वो ताकत दिल्ली को मिल रही है, जिसके बाद साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम पर्यावरण की रिपोर्ट, तमाम तमाम क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट धूल खाती रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश के स्टूडेंट धक्के और लाठियां खाते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। इस देश का किसान मरता रहेगा, सवाल पूछा जाएगा मेरे लिए मरे थे क्या। और इन सब से आगे बढ़कर देखा जाए तो मिडिल क्लास की स्थिति के बीच में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत की स्थिति बांग्लादेश से भी बुरी हो जाए और फिर उसको झुठलाने वाले तथ्य को ये कह करके दबाने की कोशिश की जाए कि बांग्लादेशी भारत में भरते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा उदाहरण सुना कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा हो, उस देश का आदमी भारत में घुसपैठ करके आ रहा हो। पिछले साल एक खबर आई थी कि 45,000 गुजराती और 45,000 देश के दूसरे राज्यों के लोग, यानी तकरीबन 90,000 लोगों को अमेरिका ने पकड़ा था मैक्सिको और कनाडा बॉर्डर से अवैध तरीके से अमेरिका में घुसते हुए। कुछ लोगों को हाथ पैर बांधकर बड़े ही अमानवीय तरीके से भारत भी भेजा गया था। अमेरिका की आय, यूएसए की आय, डोनाल्ड ट्रंप के देश की आय भारत से कम नहीं है। आमतौर पर अवैध घुसपैठ कहां होती है? अवैध घुसपैठ कम आय वाले देशों से अधिक आय वाले देशों में होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सिस्टम और सरकार और उसका समर्थक गोदी मीडिया जनता को यह बताने में लगा है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय भारत की 1.5 गुनी है, वहां से लोग माइग्रेट करके भारत में आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो वाकई ये अमृतकाल है। एक जमाने में पश्चिम बंगाल के बगल में उपस्थित बांग्लादेश, उसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से काफी नीचे थी। उस जमाने में घुसपैठ की बात को स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन आज के दौर में जब बांग्लादेश पूरी दुनिया की गारमेंट इंडस्ट्री की राजधानी बन चुका है, हम सब जो कपड़े पहन रहे हैं 70 से 80% कपड़े बांग्लादेश से आ रहे हैं, भारत में ही नहीं अमेरिका तक जा रहे हैं। उस परिस्थिति में वहां के लोग हमारे यहां काम मांगने आ रहे हैं, अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए आ रहे हैं, और उस कथित अवैध घुसपैठ को मुद्दा बनाकर कोई पार्टी चुनाव जीत रही है और मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान बटाने में कामयाब हो रही है। तो आज की तारीख में क्या यह सिर्फ नरेंद्र मोदी की चुनावी सफलता है? जी नहीं, ये राहुल गांधी समेत तमाम उस विपक्ष की एक सामूहिक विफलता है, जिस विफलता को लेकर के आज की तारीख में सिर्फ गोदी मीडिया पर ही आप दोष नहीं मार सकते। गोदी मीडिया अपना काम कर रहा है, जिसकी गोदीगिरी करने का ठेका उसने उठा रखा है वो उठा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उस पदयात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने कितना फॉलो अप किया? उस पदयात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के एजेंडे को सफल बनाने में कितना आगे बढ़ी? उसके बाद इंडिया गठबंधन में कितना तालमेल दिखा? और इन सब से आगे बढ़कर देखा जाए तो असली तालमेल पर्दे के पीछे ही सही, वो तो चेन्नई से दिख रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस गठबंधन कर भले ही स्टालिन के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन स्टालिन की मौन सहमति जो आपको और हमें सामने से दिखाई नहीं दे रही है, वो साफ इशारा कर रही है कि सत्ता पक्ष भी हम, विपक्ष भी हम बने रहेंगे, बीजेपी को एंट्री नहीं देंगे। राहुल गांधी ने टीवीके का समर्थन कर दिया, डीएमके ने सांकेतिक विरोध भी जता दिया और राज्य के अंदर बीजेपी के गेम प्लान को, सस्पेंडेड विधानसभा वाली स्थिति को भी खत्म कर दिया। लेकिन याद रखिए, लोकसभा सस्पेंडेड नहीं होती, आम आदमी के अरमान सस्पेंडेड नहीं हो सकते। और इन सब के बीच देश के अंदर का सिस्टम जो करीब करीब डायलिसिस पर जा चुका है, उस सिस्टम के आश्रय यदि 4 बड़े राज्यों के खेल के सहारे ही बीजेपी इस कोशिश में लग जाए कि 150 160 सीट यहीं से लाएंगे और हर कीमत पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर, यानी 250 250 सीटों तक पहुंचकर बुरे हालात में भी सत्ता को दिल्ली में अपने पास रखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी राहुल गांधी को निकालना होगा। जाति जनगणना के मुद्दे के आश्रय सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, वो एक मुद्दा है, लेकिन मंडल पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा समाज के अंदर चुनावी हिंदुत्व की काट क्या हो, इसका रास्ता भी कुछ मुद्दों के आश्रय तो कुछ नैरेटिव के आश्रय
तमाम इंडिया गठबंधन को एक होकर ढूंढना होगा। देखते हैं उस कोशिश में विपक्ष को कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन इतना जरूर है कि जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, उस वक्त इन चारों में से किसी एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं था। ना तो मुंबई में भाजपा सरकार थी, वहां तो पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए थे, क्या अशोक चौहान बैठे हुए थे कांग्रेस के। ना तो लखनऊ में सरकार थी, वहां अखिलेश यादव बैठे हुए थे। ना तो पटना में थी, वहां नीतीश कुमार बैठे हुए थे और मोदी के नाम पर ही संबंधों को तोड़ चुके थे बीजेपी से। और कोलकाता में तो सवाल ही नहीं उठता था, वहां भी ममता बनर्जी सीधे सीधे बीजेपी को छोड़ दीजिए, कोई गिनती में नहीं थी। वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ दो दो हाथ कर रही थी। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ सेकुलर राजनीति हो रही थी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इन चारों राज्यों में न सिर्फ एक मजबूत पक्ष है, बल्कि इन चारों राज्यों की सत्ता और मशीनरी अपने हाथ में ले चुकी है। चार भाजपाई मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी से लेकर शुभेंदु अधिकारी तक और योगी आदित्यनाथ से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक बीजेपी के बैनर तले यहां बैठे हुए हैं। तो इस पूरे खेल के बीच कौन सा फॉर्मूला राहुल गांधी लेकर आते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, सबको पता चल जाएगा कि 2029 के लिए विपक्ष कितना सीरियस है, उसकी तैयारी कितनी है और इन सब से आगे बढ़कर जनता के एजेंडे पर विपक्ष चलने को तैयार होता है या विपक्ष अपना एजेंडा जनता पर थोपने की वही गलती तो नहीं कर रहा जो गलतियां 2019 में की गई या जो गलतियां 2014 में करने की कोशिश हो रही थी। आज की तारीख में उन गलतियों के लिए न तो गुंजाइश बची है, न ही समय बचा है। लेकिन सियासत गलतियों का, फेल्योर का इंतजार नहीं करती और अक्सर सियासत में इस तरह के फेल्योर होते रहते हैं और गलतियां लगातार होती रहती है। क्या वही गलतियां विपक्ष फिर दोहराएगा? देखते जाइए, थोड़ा इंतजार करते हैं, सब कुछ सामने आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।